गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? मैं मस्त हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ, बहुत मस्त एकदम। आप लोग कैसे हो? सुबह सुबह पढ़ के मजा आता है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपने सोल्व नहीं किया है स्टिल कोई इशू नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लो यार। अभी हम ये दो चार ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना, तो तुम लोग खुद से देखना कि कितना ज्यादा बूस्ट आपको लोगों को मिलेगा। जैसे हमारे ग्रामर के टॉपिक वाइज क्लासेस तो चल ही रही हैं, तो वहां से आपका मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे भी इवन जब मैं कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके मतलब उसके पीछे की जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी बेसिक्स होते हैं, वो सब मैं बताती हूँ। तो आप लोगों को कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। और एंड देखो, मतलब ग्रामर के बेसिक्स बहुत लोगों के क्लियर होते हैं यार, लेकिन मतलब क्वेश्चन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज अ मेजर टास्क। वो हम यहाँ पे सीखते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है उन उसकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है। मैम, जो कल 111 वाली क्लास है उसमें समझ नहीं पा रही हूँ मैं, क्या आप बोल रहे हो? ठंड तो है यार, ठंड है। एक बार बाकी बच्चों का वेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। तब तक आज साल खत्म हो गया यार, है ना? साल कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो न्यू ईयर मनाया था, अभी तो ये साल शुरू हुआ था, है ना? तो साल बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और इन्हीं सालों के बीच में कुछ लोग शायद अपनी लाइफ बना पा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है एक पर्टिकुलर ईयर में, है ना? तो आई विश कि नेक्स्ट ईयर आपका वो ईयर बने जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग ईयर हो। ठीक है। लाइक, ठीक है, एक बार मोटिवेट करने के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन ठीक है यार। लेकिन न्यू ईयर ये रेजोल्यूशन तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो ना। ऐसा न्यू ईयर पे ही आप शुरू करोगे ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ठीक है, ये अच्छी बात है कि आपको एक पुश मिलता है, एक चीजों को शुरू करने का एक पॉइंट मिलता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम से हम अच्छी चीजें अच्छी करना शुरू करेंगे। लेकिन न्यू ईयर से ही आप कर लोगे ऐसा? न्यू ईयर में क्या है कि अब आप कर लोगे और पहले नहीं कर रहे थे और बाद में नहीं करोगे? ठीक है, इट्स नॉट अबाउट न्यू ईयर, इट्स अबाउट आप खुद से चीजें मैनिफेस्ट करो, खुद से डिटरमिन्ड बनो। ठीक है। अब ये न्यू ईयर एक महीने बाद आता तो क्या आप एक महीने का वेट करते कि न्यू ईयर से ही मैं मतलब रेजोल्यूशन लूंगा? न्यू ईयर वाले रेजोल्यूशन आज तक किसी के कंप्लीट नहीं हुए। न्यू ईयर से अगर आपने सोचा है कि 5 बजे उठूंगा, तो आप नहीं उठ पाओगे। वो अंदर से आता है, वो पूरा डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। ठीक है। बाकी कल अच्छा दिन है कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट करो, बट उस रिजोल्यूशन का फायदा तब है जब आप उसको कंटिन्यू करोगे। ठीक है, एक दिन रेजोल्यूशन लेके खुश हो जाते हो कि फास्ट फूड नहीं खाएंगे, एक दिन नहीं खाएंगे, 2 तारीख को देखे हैं तो बैठे हैं टपरी पे ही। ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो अपनी लाइफ में ना। मतलब आप लोगों की क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि आपको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं। बेवजह खुद को ही बेवकूफ मत बनाया करो कि हाँ ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। ये जो मन को बहकाने वाली बातें होती है ना, ये बस मन को खुश करने के लिए होती है, लॉन्ग टर्म में इनसे कुछ मिलता नहीं है। तो भाई बी सीरियस और मतलब बस करना है। वो तो आज भी है हमारे मन में, कल न्यू ईयर आ जाएगा उससे कुछ नया नहीं होगा। आज भी हमें करना है, कल भी करना है, बस न्यू ईयर है अच्छी बात है, नया एक नया साल आ गया है, अब की बार और अच्छा करेंगे बस। इतना ही है। बाकी न्यू ईयर एंजॉय करो, घर वालों के साथ मनाओ, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलती है न्यू ईयर पे अपनी लाइफ के लिए। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि न्यू ईयर मतलब अच्छी चीज है कि हाँ न्यू ईयर है, रिजोल्यूशन लेंगे, एक मोटिवेशन मिलता है हमें, एक पॉजिटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट हमारे लिए होता है। बट ऐसा नहीं है कि न्यू ईयर आया है तो ही हमारे हमारी चीजें सुधरेंगी, तो ही हम कुछ करेंगे। मैं फाइल शेयर करती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट स्टडिंग। आज भी वैसे ही मोटिवेशन हाई होना चाहिए, कल भी वैसे ही मोटिवेशन हाई होना चाहिए। आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है ना? तो ये मतलब थॉट प्रोसेस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो।
हम्म। हाँ मतलब एक ये होना चाहिए कि यार एक साल बीत गया है, पुराने साल को हमें ज्यादा याद करना चाहिए कि यार एक साल बीत गया। बस एक सेकंड में फाइल शेयर कर लेती हूँ। हाँ जी, चलो, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब्स आपके लिए हेडेक बना हुआ है, तो हम फ्रेजल वर्ब्स भी करेंगे, एक पर्टिकुलर क्लास हम करेंगे फ्रेजल वर्ब्स की, लाइक फ्रेजल वर्ब्स के 100 क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसमें एडिशनल जितनी भी फ्रेजल वर्ब हमें एक जगह सीखनी है वो सब वी विल लर्न। लेकिन अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू कि क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करना है और कैसे चीजों को सीखना है वो हम सीखेंगे, ठीक है। अरे बहुत आराम से कर लोगे यार। तुम बस अभी जो आप लोगों को करवाया जा रहा है बैच में, सिर्फ आप वो क्लासेस लगाते जाओ, उसके बाहर क्या ही पूछेगा वो। बहुत आराम से कर लोगे। हैव फेथ इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन वॉट यू आर स्टडिंग, ठीक है। ऐसे डाउट करके क्या ही हो जाएगा, डाउट मत किया करो। नाउन के आंसर की ठीक है, डन हो जाएगा, नाउन के आंसर की भेज देंगे। ठीक है चलो, शुरू करते हैं। दिस इज आवर ब्रेकफास्ट टू एंड लास्ट ब्रेकफास्ट ऑफ दिस ईयर। यार अगेन पुराने वाली ही प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकेंड। 1 मिनट में फाइल दोबारा से खोलती हूँ। हम्म। हाँ कन्वर्ट वाला भी आएगा। कन्वर्ट वाली क्लास अभी अनुराग सर कराएंगे 10 तारीख से पहले पहले। यार एक सेकेंड रुकना बस, ये फिर से उसी दिन वाले जैसे प्रॉब्लम हो रही है इसमें, पेन टैब में। 1 मिनट रुकना बस आप लोग, आशीष सर को बुलाया जाए, रुको। यार उस दिन आशीष सर ने जिस तरीके से क्लास करवाई थी ना, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ देन।
ओके, चलो फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। ही हैड टू डैश हिज रिसर्च पेपर बिफोर द फाइनल सबमिशन डेडलाइन। फाइनल सबमिशन डेडलाइन से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? अपने रिसर्च पेपर को क्या करना पड़ेगा? एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा ना, रिव्यू करना पड़ेगा, एक बार अच्छे से देखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लुक ओवर हमारे पास हो जाएगा। लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज को रिव्यू करना। किसी चीज को रिव्यू करना, आप क्या करते हो? जैसे अगर आपको फाइनल मान लो कि अपना कोई वो करना है, सबमिट करना है कोई भी। एक सेकेंड। अभी मैं आपको बाकी फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग भी बताऊंगी, बट पहले ये समझो कि आपको, अगर आपको कोई भी असाइनमेंट सबमिट करना है तो आप क्या करोगे? लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंस्पेक्ट करना। किसी पर्टिकुलर चीज को इंस्पेक्शन हम करते हैं ना, जांच पड़ताल हम करते हैं, इंस्पेक्ट हम करते हैं। तो इंस्पेक्ट ब्रीफली, एक बार ऊपर ऊपर से दोबारा से हम उस चीज की क्या करेंगे? इंस्पेक्शन हम करेंगे। ठीक है। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट होता है। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेट करना। लुक अप का मतलब क्या होता है? लुक अप का मतलब होता है सर्च इन अ डिक्शनरी। इन अ डिक्शनरी मतलब हम किसी ना किसी चीज को सर्च करते हैं, बट रेफरेंस लेने के लिए। हमने डिक्शनरी में सर्च किया रेफरेंस लेने के लिए। अगर हमें किसी वर्ड का मीनिंग देखना है तो हम डिक्शनरी में देखते हैं ना। तो हमने डिक्शनरी में उस चीज को सर्च करते हैं उस चीज का रेफरेंस पाने के लिए, रेफरेंस पाने के लिए। ठीक है। लुक आउट का मतलब क्या होता है? लुक आउट का मतलब होता है सचेत रहना। सचेत रहना, बिवेयर रहना, अवेयर रहना। बिवेयर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? बिवेयर बोल सकते हैं, या फिर केयरफुल हम बोल सकते हैं। सचेत रहना, जैसे लुक आउट देयर इज अ टाइगर, वहां पे टाइगर है, सचेत रहो। बिवेयर देयर इज अ टाइगर, है ना। तो बिवेयर का मतलब क्या? लुक आउट का मतलब क्या होता है? सचेत रहना। लुक अप का मतलब क्या होता है? लुक अप, अप का मतलब होता है किसी डिक्शनरी में सर्च करना। लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना। लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब होता है रिव्यू करना, इंस्पेक्ट करना, एग्जामिन करना। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास क्या है? लुक अप है। ऐसा ही एक होता है हमारे पास लुक फोर। लुक फोर का मतलब क्या होता है? लुक फोर का मतलब होता है टू सर्च। अच्छा मैम, अभी अभी आपने बताया कि लुकअप का मतलब भी सर्च करना होता है और लुक फॉर का मतलब भी सर्च करना होता है। लेकिन लुकअप का क्या मतलब है? कि हम रेफरेंस के लिए कोई वर्ड हम देख रहे हैं, कोई डिक्शनरी में हम सर्च कर रहे हैं रेफरेंस लेने के लिए। ठीक है। और लुक फॉर का मतलब क्या होता है? टू सर्च फॉर अ लॉस्ट थिंग, किसी खोई हुई चीज के लिए सर्च करना। अब वो वर्ड मीनिंग खो थोड़ी ना गया है, हम तो वैसे उसको रेफर करने के लिए उसका मीनिंग देख रहे हैं ना। इसमें कोई खोई हुई चीज को हम सर्च करते हैं। जैसे आई डेली लुक फॉर माई स्पेक्टिकल्स इन द मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह डेली अपने स्पेक्टिकल्स खोजती हूँ, है ना। सुबह उठते से ही, अच्छा स्पेक्स कहाँ गए, क्योंकि दिख नहीं रहा होता है। तो लुक फॉर का मतलब होता है जो कोई चीज गुम हो गई है ना, उसको आप सर्च करते हो। ठीक है। हाँ, उसके लिए भी हो सकता है, फूड वगैरह सर्च करने के लिए। हाँ, हो जाएगा कि वो आपको मिल नहीं रहा है। अच्छी जगह रखा करो, ठीक है। सोलू रोय अच्छी जगह रखूंगे। चलो, आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद में, लुकअप का मीनिंग बता दीजिए मैम। इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, लुक अप इन द डिक्शनरी। अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप डिक्शनरी में देखिए, लुक अप इन द डिक्शनरी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटेम्प्ट्स दे डिसाइडेड टू डैश द न्यू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई अ न्यू डिफरेंट अप्रोच, एंड ट्राई अ डिफरेंट अप्रोच। तो क्या होगा? दे डिसाइडेड टू गिव अप। गिव अप का देखो, बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट होने के बाद में उन्हें क्या लगा कि हमें इस चीज को गिव अप कर देना चाहिए और एक नई अप्रोच हमें लगानी चाहिए। तो गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। अब गिव इन क्यों नहीं होगा, रुको बताती हूं। ठीक है। गिव अप का मतलब क्या होता है? हार मान लेना। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। और गिव इन का मतलब क्या होता है? गिव इन में इंक्लूड होता है गिव अप प्लस से टू समवन। मतलब आप किसी इंसान, आपने हार मान ली, प्लस किसी और को जाके बोल दिया कि हाँ मैं हार मान रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना। ठीक है, सरेंडर करना गिव इन का मतलब होता है। यहां पे उन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उन्होंने नॉर्मल हार मान ली है। ठीक है।
गिव आउट का मतलब क्या होता है? गिव आउट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी चीज को उत्पन्न करना। ठीक है, जैसे दिस गैस गिव्स आउट बैड स्मेल, ये जो गैस है वो क्या करती है? प्रोड्यूस करती है गंदी स्मेल। ठीक है, तो गिव आउट का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस करना। गिव ओवर का मतलब क्या होता है? गिव ओवर का मतलब होता है स्टॉप डूइंग समथिंग अनोइंग। गिव ओवर का मतलब होता है स्टॉप गिविंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग। किसी काम को करना आप अगर बंद कर देते हो तो क्या हो सकता है? स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, चलो। द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर थॉट्स ऑन द टॉपिक इन द ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप डिस्कशन में आप अपने थॉट्स को लेकर आओ, ये प्रोफेसर ने कहा। तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट हमारे पास हो जाएगा। ब्रिंग आउट कैसे हो जाएगा? अभी आप लोगों का काम ये है कि आप मीनिंग समझिए शांति से बैठ के। ठीक है, तो यहाँ पे समथिंग अनोइंग होता है, बेसिकली अनोइंग। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैम गिव ओवर क्यों नहीं हुआ, इसमें भी तो उन्होंने कुछ करने से रुक गए हैं ना। लेकिन स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रुकना, लेकिन वो पर्टिकुलरली क्या होता है? हमारे पास कोई अनोइंग काम होता है जो आप करने से अपने आप को रोक लेते हो, वो करना बंद कर देते हो। ठीक है, ब्रिंग आउट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज का कारण बनना, कोज टू अपीयर, या फिर हाईलाइट हम बोल सकते हैं, हाईलाइट करना। ठीक है, अब देखो, द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू हाईलाइट देयर थॉट्स, मतलब उस चीज को थोड़ा सा नजरों में लेके आओ, उस चीज को सामने लेके आओ। ठीक है, ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना, किसी चीज को कम करना, रिड्यूस करना हमारे पास हो जाएगा ब्रिंग डाउन। ठीक है, अब ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है? ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि मैम ब्रिंग इन क्यों नहीं हुआ? ब्रिंग इन का मतलब होता है किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि आपके जो टॉपिक के लिए जो थॉट्स है ना, उन्हें हाईलाइट करो, यहाँ पे दर्शाओ, दिखाओ, एक्सप्रेस करो। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस नहीं करना है। ठीक है, द कमेटी विल डैश द न्यू प्रपोजल नेक्स्ट वीक। कमेटी जो है विल डैश द न्यू प्रपोजल नेक्स्ट वीक, कमेटी क्या करेगी नेक्स्ट वीक? विल गो ओवर। गो ओवर का मतलब भी क्या होता है? जो नया प्रपोजल आया है उसको क्या करेगी? नेक्स्ट वीक दो रिव्यू करेगी। गो ओवर का मतलब क्या होता है? रिव्यू करना, अभी बताऊंगी बाकी क्यों नहीं हुए हैं। रिव्यू करना, डिस्कस करना। ठीक है, द कमेटी विल गो ओवर द न्यू प्रपोजल नेक्स्ट वीक, जो नया प्रपोजल हुआ है उसको क्या करेगी? रिव्यू करेगी, डिस्कस करेगी। ठीक है, गो अंडर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का डूब जाना, कोलेप्स कर जाना, सिंक कर जाना, फेल हो जाना, कोलेप्स हो जाना। ठीक है, तो गो अंडर सिंक, गो अंडर का मतलब होता है किसी भी चीज का धंस जाना, सिंक हो जाना, फेल हो जाना। ठीक है, गो थ्रू का मतलब क्या होता है? जैसे एक तो गो थ्रू आप अपने नोट्स को गो थ्रू करते हो, है ना। लेकिन एक गो थ्रू जहां पे भी आपको थ्रू वर्ड दिखे ना, आई विल कम थ्रू, पुट थ्रू, या फिर ऐसे थ्रू वाला मतलब होता है ना, उसका मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है? सफर करना होता है। गो थ्रू का जैसे आई वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, मतलब एक बहुत मुश्किल वाले दौर से मैं गुजरा हूं। ठीक है, थ्रू का मतलब ही क्या होता है? थ्रू का मतलब ही होता है गुजरना। ठीक है, तो गो थ्रू का मतलब होता है सफर करना किसी पर्टिकुलर चीज से। वैसे तो हम बोल देते हैं कि मैं अपने मतलब नोट्स को गो थ्रू करूंगा, वो गो थ्रू नहीं होता है, गो ओवर हमारे पास हमें यूज करना चाहिए। गो थ्रू का मतलब होता है किसी भी चीज के से आप गुजरते हो। ठीक है, इस तरीके से हम यूज करते हैं। चलो, द रिसर्च टीम इज ट्राइंग टू डैश द वेरिएबल्स दैट कुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। रिसर्च टीम ट्राई कर रही है वेरिएबल्स को डैश दैट कुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो रिसर्च टीम क्या कर रही है? इज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट द वेरिएबल्स, सॉर्ट आउट करती है ना। तो हमारे पास क्या होगा कि द रिसर्च टीम, गो ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन, गो ऑन का मतलब होता है कैरी ऑन। ठीक है,
द रिसर्च टीम इज ट्राइंग टू डैश द वेरिएबल्स। तो द रिसर्च टीम क्या कर रही है, वेरिएबल्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है। पॉइंट आउट करने का मतलब आपको पता है कि किसी को पॉइंट आउट करना, नोटिस करना है ना, पॉइंट आउट किसी को हम करते हैं। ठीक है। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, टर्न अराउंड का मतलब एक तो रोटेट करना भी होता है, टर्न अराउंड। ठीक है। एक सेकेंड, साफ साफ लिखती हूँ। टर्न अराउंड का एक तो मतलब होता है रोटेट करना, जैसे अगर कोई दूसरे साइड मुंह करके खड़ा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टर्न अराउंड। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन चेंज करना। और अगर आप किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर आपके मार्क्स में आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो और आपने इंप्रूव किया, तो हम क्या बोलेंगे, ही टर्न्ड अराउंड हिज मार्क्स। इसका मतलब क्या है, उसने अपने मार्क्स को रोटेट किया है, बदलाव लेके आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इंप्रूव भी बोल सकते हैं। क्या हो सकता है, इंप्रूव भी बोल सकते हैं। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, कॉल आउट का मतलब होता है टू शाउट, चिल्ला के किसी का नाम बोलना। ठीक है। कॉल आउट का मतलब होता है टू शाउट। और इसका हम क्रिटिसिज्म वाले सेंस में भी लेके जा सकते हैं, क्रिटिसाइज करने वाले सेंस में भी। ठीक है। तो कॉल आउट का मतलब क्या होता है, टू शाउट या फिर क्रिटिसाइज। अभी देखो, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन इसमें से गलत हुआ हो, अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपका काम क्या है कि आप इस हर एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग सीखें। पहली बात, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप माने कि आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। सबसे पहली चीज होती है एक्सेप्टेंस। तो पहले एक्सेप्ट करो और जो चीज नहीं सिखाई जा रही उसको सीखो। अभी अगर आपने इसका आंसर ब्रिंग डाउन किया है तो आप यही मेरे से बोलते रहोगे कि मैम ब्रिंग डाउन क्यों नहीं हुआ, ब्रिंग डाउन क्यों नहीं हुआ। जब मैं समझा रही हूं कि ब्रिंग आउट का ये मतलब होता है, ब्रिंग डाउन का ये मतलब होता है, तो ये सीखिए ना आप। जब तक आप अपने थॉट्स में स्टक रहोगे कि मेरे वाला ही क्यों नहीं हुआ, पहली बात तो मानो कि आपका आंसर गलत है, वो चीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, आंसर आपका गलत हो गया, आप सही आंसर है वो सीखिए बस। ठीक है, चलो। सॉर्ट आउट का मतलब नहीं पता आप लोगों को, कि सॉर्ट आउट करना मतलब चीजों को अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेना। यार सॉर्ट आउट बहुत कॉमन वर्ड है, मैं कैसे समझाऊं इसको। इज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट करना, किसी चीज को सोल्व करना, फिक्स करना। ठीक है। हाँ, ऑर्गेनाइज करना। सॉर्ट आउट, जैसे मैटर सॉर्ट आउट हो गया, सोल्व हो गया। जैसे मैंने ये लिस्ट सॉर्ट आउट की है स्टूडेंट्स की, तो मतलब ऑर्गेनाइज की है, एक सिंप्लीफाई की है, सुलझाना। बहुत आसान वर्ड है। पॉइंट आउट करना, किसी को नोटिसेबल बनाना, किसी को हाईलाइट करना, पॉइंट आउट कर दिया। जैसे मैं एग्जांपल्स आपको देती हूँ, आप खुद मीनिंग समझिए, इतने आप समझदार हैं, आप ग्रेजुएशन करके आए हैं यहाँ पे। अगर मैंने किसी स्टूडेंट को क्लास में पॉइंट आउट किया, जैसे मैंने उसको स्वेटर ना पहनने के लिए मैंने उसको क्लास में पॉइंट आउट किया। ठीक है, ये हाथ होता है पॉइंट आउट। चलो, आई नीड टू डैश माई पेपर बिफोर सबमिटिंग इट टू द जर्नल फॉर रिव्यू। रिव्यू, जर्नल को रिव्यू के लिए सबमिट करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बताइए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे तो टर्न ओवर नहीं हो सकता यार। हाँ, इन ऑप्शंस के हिसाब से तो टर्न ओवर ही होगा, बाकी इसमें लुक ओवर होना चाहिए था। लुक ओवर हो सकता था, इसमें हमारा गो ओवर हो सकता था। लुक ओवर हो सकता था, गो ओवर हो सकता था। ठीक है, इसका आंसर, हाँ अगेन, फिर हमारा क्या हो जाएगा, टर्न ओवर ही होगा, टर्न ओवर ही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की मीनिंग बताती हूँ। टर्न ओवर, टर्न ओवर हमारा आंसर हो जाएगा। टर्न ओवर का मतलब होता है टू फ्लिप, किसी चीज को फ्लिप कर देना, बदल देना। ठीक है, बताती हूँ यार, रुको, शांति रखो। टू फ्लिप। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, टू गिव समथिंग टू समवन। टू गिव समथिंग टू समवन। तो ये तो मतलब बहुत आराम से हो गया, आई नीड टू टर्न ओवर माई पेपर, मतलब अपने पेपर को मुझे एक बार मतलब ऐसे पलट पलट के देखना पड़ेगा, फ्लिप करके देखना पड़ेगा इसको, जर्नल को रिव्यू के लिए सबमिट करने से पहले। टर्न इन का मतलब क्या होता है, टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना। मुझे सबमिट करना पड़ेगा सबमिट करने से पहले, ये कैसा बेतुका सा सेंटेंस बना, है ना। टर्न इन नहीं हो सकता। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अपीयर होना। जैसे वन ऑफ माई आंट टर्न्ड अप इन द पार्टी, इन द न्यू ईयर पार्टी। मतलब मेरी एक जो कोई भी एक चाची मासी जो है वो मतलब मुझे दिखी न्यू ईयर पार्टी में। ठीक है,
हाँ टर्नओवर, वो ये टर्नओवर होता है। जो टर्नओवर सालाना टर्नओवर होता है ना, वो टर्नओवर पूरा नाउन होता है। ये टर्नओवर अलग अलग है। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट होना। ठीक है। तो टर्न डाउन का मतलब क्या होता है? रिजेक्ट होना। और टर्न अप का मतलब क्या होता है? अपीयर होना। टर्न अप, जैसे टर्न अप का मतलब क्या होता है? कोई किसी का प्रतीत होना, कोई मतलब ऐसे मिलना कि वह अपीयर हुआ, वह दिखा। टर्न अप का मतलब होता है कोई बंदा दिखा। जैसे द माई बॉस टर्न डाउन माई माई रिक्वेस्ट। मेरे बॉस ने मेरी रिक्वेस्ट जो थी वो रिजेक्ट कर दी, टर्न डाउन कर दी। टर्न इन का मतलब क्या होता है? सबमिट करना, सबमिट करना। ठीक है। जैसे अ, जो सीएपीएफ बैच में है, उनके उनके पास लिखा आता होगा कि वो अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं। यू कैन टर्न इन योर सब असाइनमेंट बिफोर 10, बिफोर 6, ऐसा करके आता है। तो टर्न इन का मतलब क्या होता है? सबमिट करना। ठीक है। और टर्न ओवर का मतलब क्या होता है? फ्लिप करना, या फिर किसी को कोई चीज देना। टू गिव समथिंग टू समवन के लिए हम यूज करते हैं। चलो, द प्रोफेसर्स लेक्चर हेल्प्ड मी डैश सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन माई थीसिस। मेरी थीसिस में बहुत सारे कुछ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो क्या हो जाएगा? गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? अब आप लोगों को एकदम ही अजीब क्या पता लग सकता है कि ये कैसे कैसे आंसर्स हो रहे हैं। मीनिंग देखिए इनका क्या होता है। फ्रेजल वो बहुत अटपटा सा टॉपिक है यार, आपको जो लग रहा है वो नहीं होगा। ठीक है। गेट थ्रू का मतलब होता है, एक तो गेट थ्रू का मतलब सरवाइव करना भी होता है। मैंने क्या बताया था? हमेशा जिस भी वर्ड में थ्रू आ जाए मतलब आप किसी चीज से सरवाइव कर रहे हो। नहीं, कोई रूल नहीं है इनको याद करने का, इनको मीनिंग सीखने पड़ेंगे। और एक गेट थ्रू का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है। हेल्प्ड मी अंडरस्टैंड सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स। प्रोफेसर के लेक्चर ने मुझे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद की। तो गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे गेट डाउन द बस। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे उतरना। और एक गेट डाउन का मतलब होता है नोट डाउन भी होता है। नोट डाउन, जोट डाउन। ठीक है। डीबोर्ड करना, जैसे बस से आप नीचे उतरते हो तो क्या होता है? गेट डाउन ऑफ द बस होता है। डीबोर्ड द बस हमारे पास होता है, स्टेप डाउन हम बोल सकते हैं, नीचे की तरफ उतरना। ठीक है। और गेट ऑन का मतलब क्या होता है? गेट ऑन का मतलब गो ऑन ही होता है, कंटिन्यू, कैरी ऑन। किसी चीज को कंटिन्यू रखो, कैरी ऑन रखो, मतलब लगातार चलने दो। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना। गेट डाउन का मतलब क्या होता है? डीबोर्ड करना। और गेट थ्रू का मतलब क्या होता है? समझना किसी चीज को। ठीक है। गेट आउट का आपको तो पता ही है। गेट आउट, गेट आउट का मतलब होता है किसी जगह से बाहर निकल जाना, गेट आउट फ्रॉम हियर ऐसा हम बोलते हैं ना। तो गेट आउट हमारे पास होता है। चलो, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल डैश आफ्टर डेटा कलेक्शन। क्या होगा? द रिजल्ट्स, टर्न ओवर का मतलब तो होगा, टर्न ओवर नहीं होगा। सबमिट भी नहीं होगा। टर्न अप अपीयर भी नहीं होगा। टर्न अप हो सकता है। एक मिनट, द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं विल टर्न अप आफ्टर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद में जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो हमारे सामने आएंगे। ठीक है। टर्न आउट, इसका आंसर ऐसे टर्न आउट है। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? विल, विल बी प्रोड्यूस्ड, विल एंड अप। प्रोड्यूस और एंड अप इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोड्यूस करना या एंड अप करना। ठीक है। तो द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल एंड अप आफ्टर डेटा कलेक्शन। जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं वो कब आएंगे? विल कब मतलब वो उनका निष्कर्ष निकलेगा, कब निकलेगा, कब वो प्रोड्यूस होंगे, कब वो बनेंगे? डेटा कलेक्शन के बाद वो बनेंगे। ठीक है। टर्न इन का मतलब सबमिट होता है, अभी अभी बताया है। ठीक है। चलो, वी नीड टू डैश द डेटा बिफोर ड्रॉइंग एनी कंक्लूजन। कोई कंक्लूजन निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू वर्क आउट द डेटा। वर्कआउट
ऑन द डेटा होना चाहिए वैसे तो। वी नीड टू वर्क आउट ऑन द डेटा होना चाहिए। तो वर्कआउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सोल्व करना, किसी चीज को सोल्व करना, किसी चीज को कैलकुलेट करना, ठीक है, किसी चीज को फिगर आउट करना, ये इसका मतलब होता है। तो वी नीड टू वर्क आउट ऑन द डेटा, वी नीड टू फिगर आउट द डेटा, वी नीड टू कैलकुलेट द डेटा, ठीक है, ये सब इसका मतलब होता है। ठीक है। वर्क इन का मतलब क्या होता है? वर्क इन का मतलब होता है फिट इन, किसी चीज में फिट इन होना, किसी चीज में फिट होना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वर्क इन हम यूज करते हैं। वर्क अप का मतलब होता है किसी चीज को डेवलप करना, ठीक है। डेवलप को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी चीज को डेवलप करना, विकास करना किसी चीज का, डेवलप करना किसी चीज का, विकास करना, ठीक है। वर्क ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ, ऑफ हम किसके लिए करते हैं? रिमूव के लिए यूज करते हैं ना। तो वर्क ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। वर्क ऑफ का मतलब क्या होगा? रिमूव करना। द टीम मेंबर्स वर एबल टू डैश देयर डिफरेंसेस एंड वर्क टुगेदर ऑन द रिसर्च प्रोग्रेस, ऑन द रिसर्च प्रोजेक्ट, क्या होगा? ये आसान है, ये आसान है। अभी मैं बाकी बताती हूँ, आप अपने आप समझ जाएंगे। ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? ब्रेक इन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, ठीक है, बीच में मतलब दिक्कत करना, इंटरप्ट करना, ठीक है। और ब्रेक इन का मतलब ब्रेक इनटू भी होता है, ब्रेक इनटू, टू एंटर समवेयर फोर्सफुली। चुपचाप ध्यान से सुनो। जबरदस्ती किसी जगह घुसने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक इनटू, ठीक है। वैसे ब्रेक इन का मतलब होता है ब्रेक इन, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है? इंटरप्ट करना, कहीं पे टांग अड़ाना बीच में, ठीक है। और ब्रेक इनटू का क्या मतलब होता है? टू एंटर समवेयर फोर्सफुली, जबरदस्ती किसी पे, किसी जगह घुसना, हम रॉबरी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रेक इनटू का मतलब होता है, लेकिन कभी कभी ब्रेक इन वाले, ब्रेक इन का मतलब भी ये हो जाता है, ठीक है। तो रोबरी करना या कहीं पे जबरदस्ती घुसने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक इनटू। लेकिन ब्रेक इनटू ऑप्शन में अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम ब्रेक इन भी यूज कर सकते हैं, प्लीज इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? जैसे ही ब्रोक डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ, आफ्टर द डेथ ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, आफ्टर वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स, ठीक है। मतलब उनके फैमिली में किसी एक इंसान की डेथ के बाद वो बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया, ब्रोक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? इमोशनल कोलेप्स, इमोशनली धस जाना, इमोशनल कोलेप्स हम ब्रेक डाउन बोल सकते हैं। और माई माई कार ब्रोक डाउन व्हेन आई वाज कमिंग टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस में आ रही थी तो मेरी कार ब्रोक डाउन हो गई। तो कार इमोशनली थोड़ी ना टूट जाएगी। तो ब्रेक डाउन का क्या मतलब होता है? मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक डाउन हम यूज करते हैं, ठीक है। और ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट, जैसे कोरोना ब्रोक आउट, कोरोना ब्रोक आउट है ना, तो क्या हो गया? इरप्ट होना, इरप्ट किसी भी चीज का अचानक से इरप्ट होना, एक्सप्लोड होना, एक्सप्लोड एंड देन क्या हो जाएगा? वो चीज स्प्रेड करती है एक बड़े लेवल पे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेडली जब कोई चीज इरप्ट होती है, एक्सप्लोड होती है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक आउट हम यूज करते हैं। तो अब बताओ, डिफरेंसेस ब्रेकआउट हुए? नहीं। ब्रेक डाउन हुए? नहीं। उन्होंने इंटरप्ट किया? नहीं। क्या हो गया? ब्रेक थ्रू हो गया। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सक्सीड करना, मतलब अपने डिफरेंसेस को सोल्व करने में वो फाइनली सक्सीड हुए और एक साथ काम करने लग गए रिसर्च प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अभी 2 मिनट शांति से बैठोगे और चुपचाप सुनोगे, ठीक है। चलो, लुक ओवर, लुक ओवर का मतलब क्या होता है? जैसे लुक ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, बहुत अच्छे से किसी चीज को एग्जामिन करना, रिव्यू करना, इंस्पेक्ट करना, दोबारा से, मतलब हम इंस्पेक्शन करते हैं ना, जांच पड़ताल करते हैं, हम दोबारा से एग्जामिन करते हैं। तो इंस्पेक्ट ब्रीफली। लुक अप का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी में सर्च करना, लुक अप हमारे पास होता है। ऐसा ही एक होता है लुक फॉर, लुक फॉर का मतलब क्या होता है? खोई हुई चीज के लिए खोजना, किसी गुम हुई चीज के लिए खोजना। तो लुक फॉर हमारे पास होता है, ठीक है। लुक आउट का मतलब क्या होता है? लुक आउट का मतलब होता है सचेत रहना, बिवेयर, बिवेयर रहना, केयरफुल रहना। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? इन्वेस्टिगेट करना। जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस क्या कर रही है? इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर।
ठीक है। गिव इन, गिव इन का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना। मतलब इसमें हार भी आप मानते हो, लेकिन सामने वाले को बोलते हो कि भाई मैं हार मानता हूं, मुझे छोड़ दो। तो गिव अप और गिव इन वैसे हम मोर और लेस सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, लेकिन गिव अप का मतलब क्या होता है, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। नॉर्मली किसी काम पे आपने हार मान ली ना, भाई अब नहीं हो रहा हमसे, तो ये क्या होता है, गिव अप करना, हार मान लेना। और गिव इन का क्या मतलब होता है, गिव इन का मतलब होता है किसी चीज से हार मान लेना, या फिर किसी चीज से हार मान लेने के बाद किसी सामने वाले इंसान के जाके आप बोल दो कि हाँ भाई मैं हार मान रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सरेंडर करना हमारा गिव इन का मतलब होता है। गिव आउट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, गिव आउट का मतलब होता है। ठीक है। गिव ओवर का मतलब क्या होता है, स्टॉप डूइंग समथिंग, किसी काम को करने से रुकना, कोई काम ना करना आगे। और वो क्या होता है, जनरली वो अनोइंग काम के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं हम, जनरली अनोइंग काम के लिए हम यूज करते हैं। तो अब हमारे पास एक वर्ड है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग डाउन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिड्यूस करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, कम करना, किसी चीज को डिक्रीज करना, कम करना, ब्रिंग डाउन हमारे पास होता है। ब्रिंग इन का मतलब क्या होता है, ब्रिंग इन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना, इन इंट्रोड्यूस, ब्रिंग इंट्रोड्यूस, ब्रिंग इंट्रोड्यूस, ऐसे करके याद रखो। ठीक है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को होने के लिए, मतलब किसी चीज के होने का कारण बनना, हाईलाइट करना, एक्सप्रेस करना। ठीक है। बेटा जी अभी रुको, तुम लोगों को अभी तुम्हारा होमवर्क बाकी है। ठीक है। गो ओवर, गो ओवर का मतलब क्या होता है, रिव्यू करना, डिस्कस करना। मतलब किसी चीज को आपने रिव्यू किया है, दोबारा से आपने डिस्कस किया है। गो ऑन का मतलब क्या होता है, कैरी ऑन करना। गो अंडर का क्या मतलब होता है, अंडर मतलब नीचे की तरफ जा रही है वो चीज, है ना, नीचे की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है, वो चीज सिंक कर रही है, फेल हो रही है, कोलेप्स कर रही है, धंस रही है। ठीक है। गो थ्रू का, थ्रू वर्ड का मतलब क्या होता है, थ्रू का मतलब होता है किसी के जरिए से गुजरना, किसी चीज के बीच में से गुजरना। तो गो थ्रू का मतलब क्या होता है, सफर करना। सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, या फिर चीजें मैंने सॉर्ट आउट कर ली, पूजा के लिए मैंने चीजें सॉर्ट आउट कर ली, या फिर मतलब जो भगवान जी वाली पूजा के लिए मैं बात बोल रही हूँ। ठीक है। तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो कर लेना, सॉर्ट आउट कर लेना, चीजें सॉर्ट आउट करना। ठीक है। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, तेरा ध्यान किधर है, और तेरा हीरो इधर है ना। तो टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, कहाँ देख रही हो, मुड़ो, रोटेट करो, यहाँ हूं मैं, इधर है तुम्हारा हीरो, है ना। तो टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है, घूमना, ए कहाँ देख रही हो, इधर देखो, है ना। तो टर्न अराउंड का मतलब होता है रोटेट करना, या फिर क्या होता है, इंप्रूव करना। अब अगर आपने अपने मार्क्स में टर्न अराउंड किया है, मतलब मुड़ के आपने अपने मार्क्स में देखा, इसका मतलब क्या है, मार्क्स को इंप्रूव किया है ना। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, चिल्ला कर किसी को बोलना, टू शाउट। और जब हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं तो क्या करते हैं, किसी इंसान को के बारे में भला बुरा बोल रहे हैं, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब क्रिटिसाइज करना भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, त्रिशा पापा जी को नमस्ते, पाए लागू पापा जी नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी वो याद करवाने के लिए मतलब ऐसे एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। ठीक है। चलो, टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है। टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना, जैसे माई बॉस टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, मेरे बॉस ने मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। टर्न अप का मतलब क्या होता है, टर्न अप का मतलब होता है अपीयर होना, सामने आना। ठीक है। टर्न अप का मतलब होता है सामने आना, सामने आना, सामने आना। ठीक है। टर्न इन का मतलब क्या होता है, टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टर्न ओवर, मुझे अपने पेपर को एक बार फ्लिप करके, मतलब इधर उधर मोड़ के देखना पड़ेगा। टू गिव समथिंग टू समवन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। गेट आउट, नॉर्मल हमारा गेट आउट करना। गेट ऑन मतलब किसी चीज को कंटिन्यू करना, कैरी ऑन करना। ठीक है। गेट डाउन द बस, बस से नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाना, डी बोर्ड हम बोल सकते हैं। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, थ्रू वाले वर्ड्स में सर्वाइव वाला मीनिंग तो होता ही होता है। दूसरा क्या होता है, समझना किसी चीज को। द प्रोफेसर्स लेक्चर हेल्प्ड मी गेट थ्रू सम ऑफ, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स के बीच में से गुजरना, गुजरने के लिए मतलब मेरे को हेल्प किया। कॉन्सेप्ट मतलब जो कॉम्प्लेक्स वाले कॉन्सेप्ट्स थे, वो उनसे मैं गुजर पाया, उनको मैं समझ पाया। तो ये हमारे पास होता है। हाँ, इसमें टर्न अप हो सकता है अगर टर्न आउट ऑप्शन में ना हो तो। ठीक है। अब ये देखो,
द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल टर्न आउट आफ्टर डेटा कलेक्शन। इसमें मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ क्यों हमारे पास टर्न अप ज्यादा सही नहीं है। इसमें क्या है, डेटा कलेक्शन के बाद में क्या होगा, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है वो बनेगा। समझ रहे हैं आप कि द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल प्रोड्यूस आफ्टर डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बनेगा, डेटा कलेक्शन पहले होगा ना, तब तो रिजल्ट हमारा तैयार होगा ना। इसलिए हमने ये प्रोड्यूस करा है। जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट हम किसी को दिखाएं भी। टर्न अप का मतलब तो अपीयर होना होता है ना। ये रिजल्ट अपीयर थोड़ी ना होगा, डेटा कलेक्शन के बाद में वो रिजल्ट बनेगा। जैसे हमारे पास होता है, जैसे कोई भी सर्वे अगर आता है तो उसके लिए डेटा कलेक्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट करती है, डेटा कलेक्ट करती है। तो डेटा कलेक्ट करके क्या होता है, वो रिजल्ट बनता है उस एक्सपेरिमेंट का। जरूरी नहीं है कि वो पब्लिश भी हो, वो सामने भी दिखे। समझ रहे हो, इसलिए हमारा टर्न आउट हमारे पास ज्यादा सही ऑप्शन है। टर्न इन का मतलब क्या होता है, सबमिट करना। चलो, वी नीड टू वर्कआउट, मुझे इस डेटा पे वर्कआउट करने की जरूरत है। तो वर्कआउट का मतलब होता है सॉल्व करना, कैलकुलेट करना, फिगर आउट करना। वर्क इन का मतलब होता है फिट इन होना किसी भी चीज में। वर्क अप का मतलब होता है डेवलप करना। वर्क ऑफ, ऑफ का हम सेपरेशन के लिए सेंस करते हैं, तो वर्क ऑफ का मतलब होता है रिमूव करना। ठीक है, ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, सक्सीड करना। ठीक है, ब्रेक इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना। ब्रेक डाउन इमोशनल कोलेप्स और मैकेनिकल फेलियर के लिए हम यूज कर सकते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है इरप्ट करना, एक्सप्लोड करना। ठीक है, हाँ, वर्कआउट एक्सरसाइज भी होता है। चलो एरर्स हम करते हैं। ठीक है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि मैम आगे बढ़िए और मतलब 10 क्वेश्चंस हुए हैं इतने मिनट में, तो क्या आप लोगों को ये वर्ड्स याद नहीं हो गए हैं? क्वेश्चंस कंप्लीट करने से मतलब है या फिर लर्निंग इंप्रूव करने से मतलब है? सीखना है ना। हमने एक क्लास में 100 क्वेश्चन कर लिए, उससे फायदा क्या होगा जब सीख नहीं पाओगे? मुझे पता है अब ये फाइल बंद हो जाएगी, तुम लोग दोबारा खोलोगे भी नहीं। तो कम से कम क्लास में ही याद कर लो। इसलिए आज दोबारा रिपीट किया है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर अभी मैंने 2 बार रिपीट कर दिया ना, तो आप लोग आराम से इसको याद कर पाओगे, दिमाग में स्टिक होगा वो। वरना तो मैं कभी भी, इतना टाइम ही नहीं होता है कि दोबारा से चीजों को बता पाऊं। लेकिन ये बहुत टफ है, डायरेक्ट याद कभी नहीं होगा, इसलिए 2 बार मैंने खुद ही बताया है। चलो, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स इज द यूज ऑफ टोबैको। कल से वैसे मैं अपनी क्लास में कमेंट्स ऑफ रखूंगी, मतलब दिस इज द लास्ट टाइम कि मैंने कमेंट्स मतलब आप लोगों के ऑन किए हैं, फिर चुपचाप बैठ के सुनते रहना। ठीक है, चलो, वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। तो इसके लिए मैंने ये वन ऑफ वाला बहुत आराम से मैंने रूल आप लोगों को समझाया था कि वन ऑफ के बाद में क्या होता है, प्लूरल नाउन हमारे पास होता है। तो वन ऑफ के बाद में बैड हैबिट्स आया है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर वर्ब आती है, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है। सिंगुलर वर्ब आई है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सी में कोई दिक्कत नहीं है, बी में कोई दिक्कत नहीं है। वन ऑफ मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, तो क्या होगा, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स, बहुत जितनी भी बैड हैबिट्स है ना जो तेजी से फैलती हैं, उनमें से सबसे ज्यादा गंदी क्या है, टोबैको है हमारे पास। ठीक है, चलो, अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया, अरेबिया इज डेजर्ट। अरेबिया का जो एक बहुत बड़ा भाग है वो क्या है, वो एरिड है, वो ड्राई है। डेजर्ट का मतलब क्या है, वो ड्राई है, वो एरिड है। तो अरेबिया का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, डेजर्ट है। कोई एरर नहीं है, नो एरर हमारे पास हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे अ डेजर्ट होना चाहिए, कि बहुत बड़ा भाग एक रेगिस्तान है। यहाँ पे बात ये नहीं चल रही कि रेगिस्तान है, वो ये बताना चाह रहा है कि अरेबिया के बहुत बड़े भाग में क्या है, एरिड लैंड है, ड्राई लैंड है। तो हमें ए नहीं करना पड़ेगा। नहीं, ग्रेटर पार्ट हम तब करते ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा भाग, जब हम कंपैरिजन करते कि एक इतना भाग है और एक इतना भाग है, तो ये हमारे पास ग्रेटर पार्ट है इस पार्ट के बजाय। तो ग्रेटर हमारे पास तब होता है जब कंपैरिजन होता है। ये पीवाईक्यू है और इसका आंसर नो एरर है। ठीक है, और ये बहुत सही बात है कि अरेबिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो क्या है, वो ड्राई है, वो एरिड है। डेजर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ड्राई है, ड्राई हमारे पास एडजेक्टिव होता है ना, कि अ लार्ज पार्ट ऑफ अरेबिया इज ड्राई। वो ड्राई है, वो डेजर्ट है, वो एरिड है। नहीं, द नहीं आएगा। ठीक है, चलो, मोस्ट ऑफ अस,
हम में से बहुत सारे लोग हु आर ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स, जो कि ओल्डर कॉम्पिटिटिव रनर्स हैं, हु आर नॉट एबल टू, ठीक है सबकी ही बात चल रही है तो आर होगा, आर नॉट एबल टू रेस एनीवेयर एट द सेम स्पीड एज वी डू व्हेन वी वर 30। जब हम 30 साल के थे तब हम करते हैं, या फिर जब हम 30 साल के थे तब हम करते थे, तो एज वी डिड व्हेन वी वर 30 हो जाएगा, हमारे पास पैरेललिज्म ऑफ टेंस है। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, हमारे पास लेस्ट के लिए दो ही रूल हैं, प्लीज इनको याद कर लेना। लेस्ट के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो शुड आती है, या तो कुछ भी नहीं आएगी, या तो कुछ भी नहीं आएगा तो भी चलेगा, कुछ भी नहीं आएगा तो भी सही है। ठीक है, और लेस्ट हमारे पास इट सेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड, तो लेस्ट के साथ क्या होता है, नोट वर्ड का यूज नहीं करते हैं, तो लेस्ट यू शुड फेल हमारे पास हो जाएगा, नोट हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो, द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज, इसको बहुत ध्यान से समझना। अभी मेरी बात सुनो, जैसे अगर हम कहा जैसे दिस पेन इज ऑफ राम, ये पेन किसका है, राम का है। ठीक है, तो ऑफ मैंने क्यों लगाया है, ऑफ मैंने पोजेशन बताने के लिए लगाया है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार, अधिकार बताने के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ, ये जो 2600 प्लांट स्पीसीज है ना, ये मैं बहुत आराम से आपको ये बता के जा सकती हूँ कि यहाँ पे होम टू आएगा। मैं आप लोगों को, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने टू यूज क्यों किया है। इसको ये समझो कि हमने टू यूज क्यों किया, क्योंकि ये 2600 प्लांट स्पीसीज का मालिकाना अधिकार है क्या, क्या इसके अलावा किसी और का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि 2600 प्लांट स्पीसीज का घर है वो, सिर्फ उन्हीं का घर नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब उस पे अधिकार नहीं है। ईस्टर्न घाट्स में तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ इनका अधिकार नहीं है उस पे, है ना। तो क्या होगा, अब देखो सीडीएस जर्नी है, सीडीएस जर्नी, ठीक है, सीडीएस जर्नी को घर मानते हैं ना बहुत सारे बच्चे, तो सीडीएस जर्नी इज होम टू 10,000 स्टूडेंट्स। सीडीएस जर्नी क्या है, 10,000 बच्चों का घर है, मतलब बस 10,000 बच्चों के लिए घर है, 10,000 बच्चे उसको अपना घर समझते हैं, है ना। तो सीडीएस जर्नी इज होम टू 1K स्टूडेंट, मान लो 1K स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स मान लो, चलो सीडीएस जर्नी इज होम टू 100 स्टूडेंट्स, सीडीएस जर्नी जो है वो 100 स्टूडेंट्स का घर है, 100 स्टूडेंट्स के लिए घर है। क्या इन स्टूडेंट्स का अधिकार है सीडीएस जर्नी पे, अधिकार नहीं है। वो लोग ये उस उनके लिए घर की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट्स है ना, वो इन प्लांट स्पीसीज के लिए घर की तरह एक्ट करता है। तो क्या होगा, हमारे पास टू हमारे पास हो जाएगा, समझ में आया। नहीं ऑनलाइन, अच्छा, अरे ऑनलाइन वालों के लिए ही 10K लिखा था, बट ठीक है, मैं वो नंबर वंबर मैं कुछ नहीं लिखना चाहती थी इसलिए। आप कैसी बातें करते हो यार, ऑनलाइन को कैसे हम अलग कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए तो इतने एफर्ट्स मारे जा रहे हैं, कैसे बात कर देते हो। हाँ, सीडीजरी इज होम टू डिफेंस एस्पिरेंट्स लिख लो, वो ऑन द स्पॉट जब एग्जाम्पल आता है ना, तो फिर उसमें इतना पर्टिकुलर हम नहीं हो सकते ना। ठीक है, सबसे पहले मैंने 10 के स्टूडेंट्स ही बोला था। हाँ, पढ़ाई के अलावा सब चीजों में ध्यान है इन लोगों का। टर्बिडिटी करंट इज अ फास्ट मूविंग करंट दैट स्वीप्स डाउन सबमरीन कैन्यंस कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी। क्या होगा, क्या होगा, आंसर बता दो। कोई भी एरर नहीं है। कैरिंग सैंड एंड मड, मड और सैंड लेके आते हैं ये, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम इन भी तो हो सकता है। अरे, पहले वो मड और सैंड बाहर थी, यहाँ पे थी, अब वो ये डीप सी जो है हमारे पास इसके अंदर आ गई, इसका जो वो है पोजीशन है वो चेंज हुई ना, उसका मीडियम चेंज हुआ ना, तो इनटू सही है, नो एरर हमारे पास हो जाएगा। चलो, एवरी वन ऑफ द बॉयज, अभी अभी बता के आई हूं, वन ऑफ के बाद में, जब तक तुम लोगों को रट नहीं जाएगा ना तब तक बताती रहूंगी, वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन, तो ये हमारे पास वन, एवरी वन और ईदर नीदर के लिए भी लगता है।
ठीक है। तो एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। मैनी अ मैन, मैनी ए मैन हैज कम्ड टू दिस टेम्पटेशन, क्या हो जाएगा, नो एरर। मैनी अ मैन होता है। अब देखो यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, एक मतलब वन, सिंगल, है ना। तो ए के लिए तो हम एक बंदे की बात हो रही तो मैन ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी ना, तो हमारे पास नो एरर इसमें हो जाएगा। अ टाइम स्लॉट ऑफ 15 मिनट्स, ऑफ हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है, हमारे पास प्रेपोजिशन है। तो 15 मिनट्स क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना, ऑब्जेक्टिव केस में। और इससे पहले हमारे पास क्या आया है, अ टाइम स्लॉट। अ का मतलब क्या होता है, एक, एक है तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, इज अलाउड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है। ही आस्क्ड, अभी देखो अगेन, अभी अभी क्या बताया था मैंने, एवरीवन, वन, ईदर, नीदर के बाद में ऑफ आता है तो प्लूरल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर में। ठीक है। ईदर ऑफ द ब्रदर्स, ईदर ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, वॉज एट होम हो जाएगा। ठीक है। चलो, नहीं ईच क्यों लगेगा, इधर दोनों भाइयों में से कोई है भी या नहीं घर पे। चलो, बहुत अच्छे क्वेश्चंस। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस बने क्या तुम लोगों से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आंसर्स बता दो। अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। देखो अभी बताती हूँ। क्या साइट हमारे पास वर्ब होता है, पहले तो ये बताओ। रीजनेबल, ए बी एल ई वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, सही है। अपीयरेंस, ए एन सी हमारे पास नाउन होता है, सही है। अब ये जो साइट है, ये साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है कोट करना, मेंशन करना, है ना। जैसे ही साइटेड अ पोएम, उसने एक पोएम क्या करी, साइट करी, रिसाइट हम करते हैं ना, रिसाइट करते हैं। तो साइट हमारे पास क्या होता है, नाउन नहीं होता है, क्या होता है, वर्ब होता है। तो हमारे पास ये गलत हो जाएगा। अब ये साइट वर्ब होती है क्या, अब ये देखो, माई आई साइट इज वीक। तो साइट, साइट कौन सी, आई साइट, तो साइट मेरे पास नाउन हो सकता है। ठीक है, नाउन तो होता है। ये साइट हमारे पास क्या होता है, नाउन होता है। अब क्या ये वर्ब हो सकता है, ही साइटेड, साइटेड का मतलब क्या होता है, सो अ टाइगर, होता है बच्चा। ये साइट जो है वो वर्ब हो सकता है। इस साइट का जब वर्ब के तरीके से होता है ना तो क्या मतलब होता है, इसका सो होता है। तो ये जो साइट है ना, साइट, साइट का मतलब होता है देखना, या फिर इस साइट का मतलब, ये जो साइट है इसका मतलब देखना भी हो सकता है, और इसका मतलब क्या हो सकता है, नजारा भी हो सकता है। नजारा है तो नाउन है, और देखना है तो क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। दिमाग खुला या नहीं, दिमाग खुला या नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओनली 3। और ये जो साइट है, इस साइट का मतलब होता है कोट करना, मेंशन करना। तो ही साइटेड अ पोएम हमारे पास हो जाएगा, उसने एक पोएम क्या करी, साइट करी, रिसाइट करी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख, हमें सीखना है। तुम लोगों को एक शीट भी दूंगी मैं, ठीक है। तो वो करना तुम लोग। ठीक है, चलो। इट्स वेन वेराइटी, जैसे जब भी आप लोगों को इस तरीके से वर्ड का पता करना पड़े ना कि कौन से वर्ड का क्या है, तो आप लोगों को क्या करना है, उसके बिहाफ पे अपनी समझ के हिसाब से क्या करना है, सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है। जैसे देयर आर अ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, देर इज होगा, सॉरी, देर इज अ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स इन सीडीएस जर्नी। सीडीएस जर्नी में क्या है, वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा वेराइटी है। तो हमारे पास क्या होगा, कार्तिक, ये साइट होता है वो हडप्पन साइट, ये साइट है वो साइट, कंस्ट्रक्शन साइट वाली। ये आपने होमोनिम्स में अगर नहीं पढ़ा है तो जब हम प्रैक्टिस शीट करेंगे ना होमोनिम्स की, तब आप लोगों को करवा दूंगी। देखो, एक ये एस आई जी एस टी वाला होता है, एक सी आई टी ई वाला होता है, एक एस आई टी ई वाला होता है। एस आई टी वाले का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट, है ना। तो इस साइट का मतलब क्या होता है, लोकेशन होता है। ठीक है।
करवाया था भैया ने, अच्छा ठीक है करवाया था। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। तो हमारे पास ए एन द, ये सब क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल के बाद में अगर कोई वर्ड होता है तो क्या होता है, नाउन होता है। तो वेराइटी हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है, क्या है, नाउन है, तो ये गलत हो गया। क्या वेन हमारे पास कंजंक्शन हो सकता है, क्या वेन कंजंक्शन हो सकता है? एग्जाम्पल देखो, वेन ही कम्स आई विल गो, इफ ही कम्स आई विल गो। तो वेन तो हमारा कंजंक्शन होता ही है ना। तो वेन हमारे पास क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ये सही है। क्या इट्स प्रोनाउन होता है, क्या इट्स प्रोनाउन होता है? नहीं, ये इट हमारे पास प्रोनाउन होता है। इट हमारे पास प्रोनाउन होता है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में। तो फिर इट्स क्या है मैम, अरे मैम क्या पढ़ा रही हो, क्या सिखा रही हो, है ना। तो हमारे पास देखो ये जो इट है ना, जैसे आ, एक सेकेंड बताती हूँ। देखो, इट किल्ड द रैट, तो इट हमारे पास प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस में, द रैट किल्ड इट। इसका मतलब क्या है, इट ही रहता है सब्जेक्टिव केस में भी और ऑब्जेक्टिव केस में भी। ठीक है, अब ये जो इट्स है, इट्स क्या होता है, इट्स हमारे पास पोजेशन पोजेशन बताता है। तो पोजेसिव क्या बनता है, वो एडजेक्टिव बनता है। तो प्रोनाउन नहीं होगा। कितने सही हैं, एक सही है, ओनली वन। हाँ अच्छा, इट्स हिज ड्यूटी, ये जो आपने लिखा है ना इट्स हिज ड्यूटी, ये इट्स हिज ड्यूटी है। या क्या यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है, इसका मतलब क्या है, इट इज होता है, इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब होता है इट इज होता है। तो इसमें इट अलग हो गया, इट इज, ये जो है ना इसमें अपोस्ट्रोफी लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, इट्स है। और ये ऐसा सीडीएस में पहले आया हुआ है, इस इट्स के यूसेज पे क्वेश्चन है। ठीक है, जब हमारे पास इट्स में बिना अपोस्ट्रोफी के डायरेक्ट आईटीएस आता है ना, डायरेक्ट इट्स आता है, इसका मतलब क्या है, ये पॉजेसिव केस है। ठीक है, पॉजेसिव केस है तो इसको क्या है, किसी नाउन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोनाउन नहीं है, पॉजेसिव केस है हमारे पास। ये इट्स माई हाउस आपने जेपी जहांगीर अलग लिखा है, ये इट इज माई हाउस होगा, इट इज माई हाउस ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉम अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सही है। ठीक है चलो, हार्ड हार्डली फ्रेंडली, क्या हमारे पास हार्ड एडवर्ब होता है? देखो इसके एग्जांपल्स देती हूं, जैसे दिस सरफेस इज हार्ड, यह सरफेस कैसी है, यह सरफेस हार्ड है। तो हार्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हार्डली डू आई गो टू हिज हाउस, इसका मतलब क्या है, मुश्किल से ही मैं उसके घर जाती हूं, इसका मतलब नहीं जाती हूं। एक बार समझने की कोशिश करें, मैं इसका मतलब क्या है, मैं मुश्किल से ही उसके घर जाती हूँ, इसका मतलब नहीं जाती हूँ। अब अगेन, हार्ड हमारे पास एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई बना तो एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ, ये जो हार्डली है ना हमारे पास, ये जो हमारे पास हार्डली है, ये एडवर्ब तो है, लेकिन ये कैसी एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब है। लेकिन अगर मुझे इसी को पॉजिटिवली तरीके से यूज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक एक्सेप्शन निकाला कि इस हार्ड को ही हम क्या यूज कर लेंगे, एक एडवर्ब की तरह यूज कर लेंगे। जैसे शी वर्क्स हार्ड, वह बहुत मेहनत करती है ना, वर्क्स क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। तो शी वर्क्स हार्ड में हार्ड क्या है, एडवर्ब है। यहां पे मैंने हार्डली क्यों यूज नहीं किया, इस सेंटेंस में हमने हार्डली यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हार्डली तो हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब है, हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो इसको पॉजिटिव यूज करने के लिए हमने क्या किया, इस हार्ड वाले एडजेक्टिव को ही क्या मान लिया, एडवर्ब हमने मान लिया। ठीक है, तो हार्ड एडवर्ब हो सकता है, हार्डली एडजेक्टिव में एलवाई जुड़ेगा, ऑफ कोर्स हो सकता है। क्या फ्रेंडली एडजेक्टिव है, मैं परसों वाली लास्ट ब्रेकफास्ट में मैं बता के गई थी, फ्रेंडली, ईयरली, मंथली, मैनली, वुमनली, है ना। और वैसे भी नाउन में एलवाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, नाउन में एलवाई जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। तो तीनों ही सही है, ऑल थ्री हमारे पास हो जाएगा। हाँ जी, सोलू रॉय।
चलो, क्या एल्यूडेड प्रेजेंट पार्टिसिपल है? क्या क्या एल्यूडेड प्रेजेंट पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आईएनजी फॉर्म होता है ना मैम, लेकिन ये वी3 फॉर्म है। नहीं मैम, ये नहीं है, नहीं है। डिसीजन आईओएन, यस मैम, आईओएन वाला ना। आईओएन हमारे पास नाउन का सफिक्स होता है, ये अनुराग सर ने भी पढ़ाया था, आपने भी पढ़ाया था। डिसीजन नाउन होगा क्या? हाँ हाँ, हो जाएगा। एम्पावर करना, अगर हम किसी भी वर्ड के आगे ईएम लगा देते हैं, ईएम लगा देते हैं, तो क्या बनता है हमारे पास? वर्ब बन जाता है। ठीक है, एम्पावर करना किसी भी चीज को। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं? एनकरेज करना। करेज क्या होता है? साहस। एनकरेज करना, किसी को साहसी बनाना। तो किसी भी वर्ड में ईएम या ईएन शुरू में लगता है ना, तो वो उसको क्या करने के लिए यूज होता है? वर्ब बनाने के लिए होता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एम्पावर हमारे पास वर्ब हो सकती है। क्या देम, क्या देम प्रोनाउन है? क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन है? नहीं। दे हमारे पास सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ये सिर्फ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए डाले थे ये क्वेश्चन। दे हमारे पास क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? दे का ऑब्जेक्ट बनता है देम। सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है। अब देखो, एल्यूडेड देखते से ही बच्चे सोचेंगे पार्टिसिपल है, लेकिन क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल है? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ, मैं मानती हूं कि आपको ये सब कुछ पता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्या है? आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करनी थी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो सही हो जाएंगे, ओनली टू। चलो, क्या दैट कंजंक्शन होता है? क्या दैट कंजंक्शन होता है? एल्यूड का मतलब होता है एस्केप करना। देखो, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह खेल रहा था। एक क्लोज, दूसरी क्लोज, दैट क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, हो सकता है मैम। ठीक है, अब देखो, क्या दिस डिटरमिनर हो सकता है? दिस पेन इज माइन, नाउन को डिटरमाइन करने का हो सकता है। क्या एडवर्ब हो सकता है एज? क्या ये एज एडवर्ब हो सकता है? शी इज एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। वह कितनी सुंदर है जितनी की उसकी बहन। तो ब्यूटीफुल हमारे पास क्या हो गया? एडजेक्टिव। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको आप ऐसे समझिए, सी इज वेरी ब्यूटीफुल हम लिख सकते हैं ना। वह ब्यूटीफुल कितनी है? बहुत ब्यूटीफुल है। अब यहाँ पे वो कितने ब्यूटीफुल है? इतनी जितनी की। तो एज हमारे पास क्या हो जाएगा? एज एडवर्ब हो जाएगा ना। ब्यूटीफुल कितनी? इतनी ब्यूटीफुल। अब कितनी, ये हमने आगे बताया है। कितनी ब्यूटीफुल है ये तो हमने आगे बताया है, लेकिन हमने यहाँ पे ये तो बताया ना कि ब्यूटीफुल कितनी है। इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी। ठीक है, तो एज क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्या एज कंजंक्शन हो सकता है? एज आई वॉज इल, आई कुडंट कम टू ऑफिस। क्योंकि मैं बीमार थी, मैं ऑफिस नहीं आ सकती थी। तो एज हमारे पास रीजन वाला कंजंक्शन होता है, रीजन बताता है। तो हमारे पास एज कंजंक्शन हो सकता है। ऑल आर करेक्ट। ठीक है, चलो ये बताओ, 31st वाला बताओ। हम्म, चलो, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है ये क्वेश्चन रख के। देखो, मुझे ये बताओ, तुम लोगों का दिमाग खुल जाएगा। बस एक मिनट, हाँ मुझे ये बताओ, प्रेपोजिशन क्या होता है? एक मिनट प्लीज शांत हो जाओ यार, प्लीज। देखो, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन, जिसकी पोजिशन पहले है, आप लोगों को ये पता है। प्री प्लस पोजिशन, जिसकी पोजिशन पहले है। किसके पहले है इसकी पोजिशन? ऑब्जेक्टिव केस के पहले है ना। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन या जिरंड हमारे पास होता है ना ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस समझते हैं ना? ऑब्जेक्टिव केस, क्या ये ऑब्जेक्टिव केस है? यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब का गेम बन रहा है ना। अगर मान लो ये स्पीक वर्ब है, अगर स्पीक वर्ब है तो वर्ब को क्या चाहिए? वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट आ गया बिफोर, अगर प्रेपोजिशन होता तो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था ना। प्रेपोजिशन नहीं है। आपको प्रेपोजिशन और कंफ्यूजन में सबसे प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती होगी, है ना। आप सिर्फ ये समझिए, आप सिर्फ इसको ऐसे समझिए कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है।
प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं आ सकता, सब्जेक्ट वर्ब कभी नहीं आ सकता। सब्जेक्ट और वर्ब कैसे आ जाएगा? हमारे पास क्या हो जाएगा? ये प्रेपोजिशन नहीं होगा, एडवर्ब नहीं होगा। इसका आंसर पता है क्या है, जो आप लोगों को जीवन में भी नहीं लग सकता? इसका आंसर है कंजंक्शन, है ना? अरे ये क्या पढ़ा रही हो? आंसर की मिल जाएगी मोहित सैनी, बेचैन मत हो। सुनो सुनो, क्यों है, अरे बताती हूँ, सुनो। यू प्लस स्पीक, क्या सब लोग मानते हैं कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है? यू प्लस स्पीक हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब है, क्या सब लोग मानते हैं? थैंक यू सो मच, आप लोग मान गए मेरी बात। क्या ये थिंक मेरे पास वर्ब है? क्या ये थिंक मेरे पास वर्ब है? थिंक वर्ब है ना? अब मुझे ये बताओ, ग्रामर को पैदा करने के लिए, ग्रामर को पैदा करने के लिए दो लोगों को साथ आना पड़ता था। कौन लोग साथ में आए थे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इसका मतलब क्या है? हर एक वर्ब का सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट की वर्ब है। अब चाहे बेशक हमें सेंटेंस में ना दिख रहे हो, और जिस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को हाइड कर लेते हैं, सब्जेक्ट को हाइड कर लेते हैं, मतलब वर्ब से शुरू करते हैं, वर्ब से जिस सेंटेंस को शुरू करते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बट एक मिनट, अच्छा ये बताओ, इसको बहुत अच्छे से समझो। अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, मैंने किसी ना किसी को तो बोला होगा ना कि दरवाजा बंद कर दो, तो ये बंद करने वाला इंसान कोई ना कोई होगा ना, ये बंद करने वाला कोई ना कोई इंसान होगा ना, इसका मतलब इसका सब्जेक्ट है। बट मैंने उस सब्जेक्ट का नाम नहीं लिया है। ठीक है, अगर मैं बोलूं गेट आउट, बाहर निकल जाओ, तो बाहर निकल जाओ किसी ना किसी को बोला होगा ना, इसका कोई ना कोई रिसीवर होगा ना, मतलब इसका सब्जेक्ट है लेकिन बताया नहीं हुआ है यहां पे। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन पास हो रही है वर्ब से शुरू करके, मेरी बात ध्यान से सुनो, वर्ब से शुरू करके अगर हमने सेंटेंस बनाया है, मतलब जो भी हमने जो भी ऑर्डर या फिर जो भी हमने बात पास ऑन की है, इसका मतलब उसका रिसीवर कोई ना कोई तो है, उसका सब्जेक्ट कोई ना कोई तो है, बस मैं वहां पे बता नहीं रही हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या है? यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर सपोज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। अब इसके आगे मैं कोई भी भावना जोड़ के, अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि मैं किस टोन में बात कर रही हूं। यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर ऑर्डर्ड टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर सपोज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यू शुड थिंक बिफोर यू स्पीक। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी भावना छिपी होती है, और हम सिर्फ वो वर्ब से शुरू कर देते हैं और उसके आगे सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं। इसका मतलब इसका सब्जेक्ट तो है, इसका सब्जेक्ट है, तो एक सब्जेक्ट वर्ब दूसरी सब्जेक्ट वर्ब, बिफोर क्या बनेगा? बिफोर बन जाएगा कंजंक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आपने कुछ नई चीज सीखी होगी। ठीक है, अ, चलो, हाँ बी क्वाइट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप वर्ब से शुरू करें बस डायरेक्ट। चलो, आई थिंक आई हैव मेड इनफ क्वेश्चंस, क्या होगा? देखो अब, आई थिंक आई हैव मेड क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चंस बना चुकी हूं। कितने क्वेश्चंस बना चुकी हूं? इनफ क्वेश्चंस। इस इनफ को रिप्लेस करके देखो, मैनी लगा के देखो। आई थिंक आई हैव मेड मैनी क्वेश्चंस, आई थिंक मुझे लगता है कि मैं इनफ क्वेश्चंस बना चुकी हूँ, बतेरे क्वेश्चंस बना चुकी हूँ, काफी क्वेश्चंस बना चुकी हूँ। तो क्वेश्चंस को क्वालिफाई कर रहा है, क्वेश्चंस हमारे पास क्या है? नाउन है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अब मैं एक और स्टेटमेंट यहां पे लिखती हूँ, आई थिंक आई हैव मेड इनफ, आई थिंक मैं काफी बना चुकी हूं। यहां पे इनफ क्या है? आई थिंक आई हैव मेड इनफ, मुझे लगता है कि मैं इनफ बना चुकी हूं। मेड कितना? मेड कितना? इनफ। मेड क्या है? वर्ब, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके बाद में कोई नाउन नहीं आ रहा है तो ये एडवर्ब हो जाएगा, अगर इसके बाद में नाउन आ रहा है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हमारे पास हो जाएगा। ठीक है,
चलो, स्विमिंग इज माई फेवरेट वे टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे। इसके लिए मैंने आपको बताया था, देखो ये सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है, हमारी गलती नहीं है। आइडियली टू प्लस रिलैक्स दोनों के नीचे अंडरलाइन होना चाहिए था, तब हमारे पास सही क्वेश्चन होता। लेकिन पीवाईक्यू में सेम तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए हमें भी चेंज करना पड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास टू के बाद में देखो, अगर टू के बाद में V1 है तो क्या होगा? टू के बाद में V1 है तो इन्फिनेटिव होगा। और टू के बाद में अगर यहाँ पे रिलैक्सिंग होता या फिर कुछ और होता, लाइक नाउन या प्रोनाउन होता, तो क्या होता? प्रेपोजिशन होता। अब यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव है। चलो, स्टरिंग द सूप शी नोटिस्ड इट वॉज स्टार्टिंग टू बॉयल। मतलब सूप को हिलाते हुए उसने नोटिस किया कि वह उबलना शुरू हो गया है। सूप को हिलाते हुए, है ना? और जब हुए हुए की सेंस आती है तो हमारे पास क्या होता है? पार्टिसिपल होता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी। इट क्या होगा? इट हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, इसके लिए ऐसे समझ लीजिए, अगर इट को आप रिप्लेस कर पा रहे हैं किसी नाउन से, अगर इट को रिप्लेस कर पा रहे हैं किसी नाउन से, तो हमारे पास इट क्या है? पर्सनल है। ठीक है, अगर इट रिप्लेस नहीं हो रहा है, इट अगर रिप्लेस नहीं हो रहा है तो क्या है? इम्पर्सनल है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी? यहां पे सिर्फ हम ये बोलना चाह रहे हैं ना कि स्टडी इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे इट हमारे पास, इट को हम रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं किसी नाउन से, तो हमारे पास क्या होगा? नहीं कर पा रहे हैं तो इम्पर्सनल हमारे पास हो जाएगा। चलो, टू ब्लेज द ट्रेल क्या होता है? ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। इसके लिए ना देखो, जब इनिशियली जब जंगलों में लोग जाते थे ना, तो वो क्या करते थे? वहां पे मार्किंग्स कर देते थे पेड़ों वगैरह पे, पेड़ वगैरह पे। तो कोई भी मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे, मतलब आप जा रहे हो तो पीछे से कोई भी आदमी आएगा, उसको रास्ता मिल जाएगा। टू ब्लेज द ट्रेल का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मूवमेंट। अब देखो, अ बुल इन अ चाइना शॉप। बुल का मतलब क्या होता है? सांड। और चाइना क्या है? चाइना, चाइना की जो शॉप है, तो चाइना का माल तो वैसे भी बहुत डुप्लीकेट सा होता है ना, हल्का सा होता है, बहुत बहुत नाजुक सा होता है। तो हमारे पास चाइना शॉप क्या है? इसका मतलब क्या है? डेलिकेट सिचुएशन को हम रेफर कर रहे हैं, है ना? तो अ क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, बहुत नाजुक सी सिचुएशन में कोई बेढंगा सा आदमी घुस गया है बीच में ही, तो हमारे पास ए आंसर इसका हो जाएगा। बाइट समवंस हेड ऑफ का मतलब क्या होता है? बाइट समवंस हेड ऑफ क्या होगा? रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडन एंड अनप्रोवोक्ड। किसी को बहुत गुस्से में मतलब बाइट समवंस हेड ऑफ मतलब आपने उसका दिमाग खा लिया है। अगर आपने उसका दिमाग खा लिया है तो क्या होगा? वो बहुत एंगर में मतलब रिस्पॉन्ड करेगा ना। तो ए आंसर हमारे पास हो जाएगा। एन आई ओपनर क्या होगा? एन आई ओपनर क्या होगा? आंखें खुल गई हैं जिस चीज को लेके, तो अ शॉकिंग रिविलेशन, कुछ ऐसी चीज रिवील हुई है जिससे आंखें खुल गई हैं। द लास्ट स्ट्रो का मतलब क्या होता है? आखिरी स्ट्रो। द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक्स द सिचुएशन इनटॉलरेबल। जिससे कोई भी सिचुएशन इनटॉलरेबल लगती है, वो प्रॉब्लम्स की फाइनल सीरीज हमारे पास होती है, लास्ट स्ट्रो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास आंसर हो जाएगा डी। ये S1 S6 कर लेना, आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी। हाँ, ये देखते हैं। ये क्वेश्चंस आपके बहुत आराम से सही हो सकते थे। अगर नहीं हुए हैं तो आप अपना हाल देखो। कू का मतलब क्या होता है? जैसे मिलिट्री कू लगता है। मिलिट्री कू का मतलब क्या होता है? जहां पे जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार सत्ता में होती है ना, उसको हम हटा देते हैं, ओवरथ्रो कर देते हैं। कू लगता है ना, म्यांमार में लगता है, पाकिस्तान में लगता रहता है। तो कू का मतलब क्या होता है? ओवरथ्रो करना। तो सी का होगा दो, सी का दो होगा, तीन ऑप्शंस में है। ठीक है, अब ये देखो, ईगो। ईगो का मतलब क्या होता है? ईगो का मतलब जब कोई इंसान अपने ही बारे में बात करे, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट आपने पढ़ा होगा ना।
जो इंसान मतलब नार्सिसिस्ट इंसान होता है, सेल्फ सेंट्रिक इंसान होता है, जो अपनी ही बातें करता है, तो वन सेल्फ के सेंस में हम लेके जाते हैं। तो एल्टर ईगो का मतलब क्या होता है? अनदर एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ। तो बी का होगा तीन, बी का तीन होगा, एक ही ऑप्शन में है, ए आंसर हमारा हो जाएगा। और वैसे भी एडलिब आपको नहीं पता है क्या? एडलिब का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन, एक्सटेम्पर हम बोलते हैं, एक्सटेम्पर। विदाउट किसी तैयारी के, विदाउट रिहर्सल आप डायरेक्ट कोई चीज करने लग जाते हैं ना, उसको बोलते हैं एडलिब। इम्प्रोम्प्टू हम बोल सकते हैं, इम्प्रोम्प्टू, एडलिब। ये बहुत बार बताया, ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत पूछ रहा है अब जैसे फॉरेन वर्ड्स हो गए, ऐसे अदर लैंग्वेजेस के वर्ड्स हो गए ना, वो वर्ड्स मतलब पूछता है। तो एडलिब का मतलब क्या होता है? विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, तो हमारे पास डी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और सिरका का मतलब क्या होता है? सिरका का मतलब होता है अराउंड, अबाउट, अप्रोक्सीमेटली, लगभग लगभग। सिरका का मतलब होता है लगभग लगभग। ठीक है, चलो। ये अगर किसी का गलत हुआ ना, तो आप बहुत अच्छे प्राणी हो। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेम, डेम का मतलब क्या होता है? पीपल, है ना? हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, पता होगा ना, या ये भी नहीं पता है? डेम का मतलब क्या होता है? पीपल। ठीक है, तो क्या होगा? डेमोक्रेसी होगा पीपल्स रूल। तो ए का हो जाएगा तीन, ए का तीन होगा, ये दो एलिमिनेट। मोनार्की, मोनो, मोनो का मतलब वन होता है ना, जैसे मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब रिपीटेटिव, वो एक ही काम बार 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 चल रहा है। तो सी का क्या होगा? सी का एक हो जाएगा। मोनो का पता है ना, मोनो मतलब वन होता है। तो मोनार्की क्या हो जाएगा? रूल बाय वन। सी का एक हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो, जब आप पेपर में बैठे रहेंगे ना, तब जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस का मीनिंग पता रहेगा, आपको इसी तरीके से एलिमिनेट करना है। ठीक है, चलो। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। मतलब किसी, देखो, हम अगर चंदा मामा बोलते हैं, तो क्या चंदा मामा है? चांद तो एक मतलब नेचुरल वो है ना, नेचुरल कोई चीज है, लेकिन हमने उसको एक ह्यूमन की तरीके से ट्रीट किया है, हमारे साथ रिश्ता बना के, है ना? तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? नेचुरल चीजों को, प्राकृतिक चीजों को हम मानव का रूप दे देते हैं, उसको बोलते हैं मानवीकरण। तो पर्सोनिफिकेशन क्या होगा? गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो डी का हो जाएगा एक, डी का एक हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपरबोल, हाइपर, हाइपर का मतलब आपको पता है ना? एग्जेजरेट करना। हाइपरबोल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एग्जेजरेट करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, तो सी का क्या हो जाएगा? हाइपरबोल, हाइपर बोलना ना, हाइपर सबको पता है, ज्यादा ज्यादा से रिलेटेड होता है। हाइपर टेंशन होता है, हाइपर टेंशन का मतलब क्या है? ज्यादा टेंशन हो रही है। तो हाइपर का मतलब क्या होता है? एग्जेजरेट करना। चार हो जाएगा, सी का चार हो जाएगा। सी का चार, एक ही ऑप्शन में है हमारे पास। ठीक है, सिमिली का मतलब क्या होता है? सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन करना। ठीक है, कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। ठीक है, सिमिली का मतलब होता है अनुप्रास तो नहीं होता, वो तो रिपीटेशन होता है। ठीक है, सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन करना। मेटाफर का मतलब क्या होता है? मेटाफर, इंप्लाइड कंपैरिजन जब होता है, उसको हम मेटाफर बोलते हैं। दो ऑप्शन में है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन के हिसाब से हमने ये तो एलिमिनेट कर ही लिया ना। चलो, ये आपके पॉलिटी में आप लोग पढ़ोगे, स्टिल अभी पढ़ लो। बताइए क्या होगा सर? देखो, सब जुडाइस, जुडाइस में जज जैसा साउंड आ रहा है ना, जज, जुडिशियल, ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। हमें कुछ नहीं पता, तुम ये मान के चलो इसमें से हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन सब जुडाइस में क्या आया है? जुडिशियल, इसमें जुडिशियल यहाँ पे ही आया है। तो डी का मैं करके आऊंगी तीन। मुझे एकदम ये मान के चल रही हूँ कि मैं नील हूं, और मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी मुझे पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सब जुडाइस, जुडाइस, जज, जज जैसा साउंड आ रहा है ना, तो जुडिशियल इसी में है, तो डी का होगा तीन, डी का तीन होगा, एक ही ऑप्शन में है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ए का क्या मतलब होता है? हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब अगर आपको किसी ने डिटेन कर लिया ना, मतलब आपको मान लो किसी ने अरेस्ट कर लिया, ये हमारे पास रिट्स होती हैं जिनको हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर किसी कोर्ट में आपको ले जाना पड़ेगा, मतलब कोर्ट के आगे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा पुलिस वालों के द्वारा।
उसमें मतलब जो ट्रेवल टाइमिंग्स जो है ना वो हटा दी जाती हैं। ट्रेवल टाइमिंग्स को छोड़ के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ठीक है, टू हैव द बॉडी ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, या फिर इन कोर्ट आप बोल सकते हो। कोर्ट में आपकी बॉडी को ले जाना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। अगर आपको ऐसे ही डिटेन कर लिया है और 24 घंटे में अगर आपको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी ना। आपको ऐसे ही कोई उठा के जेल में नहीं डाल सकता है। 24 घंटे में जज के सामने लेके जाएंगे और पता चल जाएगा कि आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है। तो हेबियस कॉर्पस क्या हो जाएगा, 4 हमारे पास हो जाएगा, देख लेना। चलो, ये भी बहुत ज्यादा आसान। वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है ट्रुथ। क्या सबको पता है ये? वेरेसियस अनुराग सर ने करवाया था। वेरेसियस, ऑनेस्ट, जेन्युइन, रियल हम बोल सकते हैं, जो असली। तो वेरेसिटी का क्या हो जाएगा, 3 हमारे पास हो जाएगा। तो ए का होगा 3, ए का 3 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए और बी ऑप्शन में से हमें सोचना है। ठीक है, अब देखो मैग्नेनिमिटी, मैग का मतलब क्या होता है, बिग। मैग्नेनिमस क्या होता है, जो बिग हार्टेड इंसान होता है ना, जो काइंड इंसान होता है, जिसका बहुत बड़ा दिल होता है, उदार इंसान होता है ना, उसको हम बोलते हैं उदार इंसान। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेनिमिटी का क्या हो जाएगा, जनरस हमारे पास हो जाएगा। तो बी का क्या होगा, एक हमारे पास हो जाएगा, बी का एक। तो बी का एक इस ऑप्शन में ही है बस हमारे पास। ठीक है, चलो, S1 S6 की आपको आंसर की मिल जाएगी। एंड अभी मेंटो सेशन है 12:30 से, तो आप प्लीज कर लेना। इनके मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, मैं बस मीनिंग आप लोगों को बता देती हूँ एक बार। ठीक है, इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, हिडन, हिडन, इम्प्लिसिट। ठीक है, जो मतलब छिपा हुआ होता है ना, जो हिडन होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं। इन्फर का मतलब क्या होता है, इन्फर का मतलब होता है कंक्लूड करना। ठीक है, किसी चीज से कोई चीज डिड्यूस करना, इस चीज से क्या समझा है, क्या इन्फर क्या है, जो समझा गया है किसी चीज को इन्फर करके, जो समझा गया है, क्या कंक्लूड किया गया है, उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, चलो, टिल और अनटिल आप आराम से देख सकते हो। इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, स्टोइक इंसान को हम बोलते हैं उदासीन। जैसे ही इज इनडिफरेंट है, वो क्या है, वो इंसान एपेथेटिक है, अनकंसर्न्ड है। ठीक है, डिफरेंस पता ही है, डिफरेंस। स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी है ना, तो नोट मूविंग के लिए हम यूज करते हैं, नोट मूविंग, जो मूव नहीं कर रही है। और इस स्टेशनरी में ई वर्ड आ रहा है, ई, है ना। तो पेन पेंसिल में ई आता है ना, पेन पेंसिल, पेन पेंसिल में ई आता है। तो स्टेशनरी में ई आ रहा है, तो मतलब पेन पेंसिल वाली स्टेशनरी होती है ई वाली। ठीक है, काउंसिल का मतलब क्या होता है, काउंसिल सभा होती है हमारे पास, असेंबली हमारे पास होती है, सभा। और काउंसिल करना क्या होता है, किसी की काउंसलिंग करना, सजेस्ट करना किसी को कुछ, किसी को मोटिवेट करना, काउंसिल करना। ठीक है, चलो, यार टाइम निकल रहा है, अभी इनको पढ़ना पड़ेगा ना आंसर्स बताने के लिए। ठीक है, मैं आपको इनके इनके मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं कि इनके कौन से के क्या मीनिंग होते हैं, और इसके आंसर की आपको मिल जाएगी। उस हिसाब से आप बहुत आराम से अपने आंसर्स पता कर पाओगे कि ये आंसर क्यों हुआ है। अभी भेज दूंगी, इसके बाद ही आपको भेज दूंगी। और एक आपने नाउन के आंसर की मांगी थी ना, ठीक है, अभी कर दूंगी पक्का से, इसके आंसर की, नाउन के आंसर की, और ये हमारे एनोटेशन वाली पीडीएफ। ठीक है, चलो, हैप्पी न्यू ईयर यार, हैप्पी न्यू ईयर। आई होप कि आपका ये साल अच्छा गया होगा, आपने बहुत प्रोग्रेस की होगी अपनी नॉलेज में। आप मतलब हो सकता है कि आप कहीं पहुंचे ना हो, बट आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस साल में। तो इस साल की नॉलेज को नेक्स्ट वाले साल में बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना, और अच्छी जगह पहुंच जाना। ठीक है, चलो, मे गॉड ब्लेस यू ऑल यार। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। ध्यान रखो, मजे करो, आज शाम को क्लास में आ जाना। ठीक है, चलो, धन्यवाद, बाय बाय।